Hello everyone, welcome to our Expert Smart class again and this is your CDP educator Kajol Sinha here। तो स्टूडेंट्स हमने इंटेलिजेंस चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने बिने की और अलग अलग थ्योरीज हमने देखी थी, समझा था, फैक्चुअल चीज़ें समझी थी, कैसे देखा था कि कॉन्सेप्चुअल क्या क्या होता है और हमारे मतलब 3 सिद्धांत कौन से हैं। हमारे जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं उन्होंने फैक्टर्स क्या क्या दिए, जैसे कि यूनि फैक्टर, टू फैक्टर, ट्राई फैक्टर। तो इन फैक्टर्स को आप लर्न कर लेना। कोशिश ये करना कि जो इससे पार्ट 1 जो था, इससे पहले वाला पार्ट, उसको आप अच्छे से नोट्स बना के, मतलब वीडियो को चाहे रोक के नोट्स बना लो, लेकिन प्रॉपरली बना लेना, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे या फिर आप एग्जाम देने जाएंगे और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फैक्चुअल चैप्टर है तो ये 2-4 बार थोड़ा देखना पड़ता है तब ये होता है। बाकी हाँ, अगर किसी ने पहले इंटेलिजेंस चैप्टर को बहुत प्रायोरिटी दी है या अपने टीचिंग कोर्स में कुछ किया है इसके ऊपर एम्फेसाइज, तो वो तो इजीली इसको रिवाइज कर सकता है। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आगे थ्योरीज क्या क्या है, इन थ्योरीज में क्या क्या डिस्कस किया गया है। सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस करने पहले हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जितने हमने लास्ट वीडियो में हमने बिने के क्वेश्चंस, मतलब बिने की कंसेप्चुअल चीजें देखी थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करेंगे फैक्टर्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो जी फैक्टर विद रेफरेंस टू इंटेलिजेंस इज। अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकता है। तो देखते हैं, जी फैक्टर जो है वो विद रेफरेंस है इंटेलिजेंस के, यानी कि इंटेलिजेंस के संदर्भ में जी फैक्टर है क्या। चलिए देख लेते हैं। ए फैक्टर, अ फैक्टर दैट प्रेडिक्ट्स द लेवल टू विच अ चाइल्ड कैन बी ग्रूम्ड। एक ऐसा कारक जो उस स्तर की भविष्यवाणी करता है जिससे एक बच्चे को तैयार किया जा सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, चलिए। इन स्टैंडर्ड डेविएशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, ये तो वैसे ही नहीं बैठा, ठीक है। तीसरा, द जनरल टर्म फॉर मेजरिंग मेंटल एबिलिटी। मानसिक क्षमता को मापने के लिए सामान्य शब्द। या फिर गाइडेंस नीडेड फॉर चाइल्ड टू बूस्ट हिज और आईक्यू। नहीं, गाइडेंस अलग बात होगी, डी फैक्टर हेरिडिटी के साथ आता है। फिलहाल आपको दो जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, पर वही चीज है ना कि देखो साइकोलॉजी है तो आपको कंफ्यूज तो करेंगे ही, सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो इसमें आपको देखना है, जैसे फर्स्ट फैक्टर, मतलब फर्स्ट चीज जो लिखी हुई है कि एक फैक्टर ऐसा जो क्या करता है, उस बच्चे, मतलब वो भविष्यवाणी, एक बच्चे के लिए उसके आईक्यू को देखकर ये भविष्यवाणी की जा सकती है वो कि कितना तैयार होगा, यानी कि उसको ना एक लेवल तक कितना तैयार कर सकते हैं। जैसे ना एक कहा था ना, वुड ने एक चीज कही थी, एक बात की, कोई भी मतलब न्यू बॉर्न बेबी दे दो और फिर उसको जो है मैं अपने अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना लूंगा। लेकिन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो आप बना लोगे, लेकिन उसका कुछ जी फैक्टर भी तो होगा, उसके हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी टोटली करेक्ट। ठीक है, ये उतना सही नहीं बैठेगा। द जनरल टर्म फॉर मेजरिंग मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता को नापने के लिए एक सामान्य शब्द, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम जाएंगे ए की और, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं कोशिश करिए 2 बार पढ़ने की। ठीक है, चलिए मैं तो यहाँ एक बार इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा तो ये देखो कंसेप्ट के क्वेश्चन है। आप जैसे कंसेप्ट नया नया सीखते हैं ना, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ऑल्टरनेटिव टू एसेस इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। मतलब ये जितने भी है इनमें से कौन यूज हो सकता है एज अ ऑल्टरनेटिव, मतलब इंटेलिजेंस को एक्सेस करने के लिए, इंटेलिजेंस को क्या करने के लिए, आकलन करने के लिए। अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं होगा। एक्सेप्ट का मतलब कि ऐसा एक बताओ जिसमें नहीं होगा। चलिए, मैंने आपको क्या कहा था, नेगेटिव। क्वेश्चन में ना आजकल नेगेटिव बहुत देते हैं और वर्ड ऐसा यूज करते हैं क्वेश्चन में कि बंदे को पता ही नहीं लग सकता कि ये क्या पूछा है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनो। पहला, टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्र द्वारा लिया गया समय। चलिए ये भी मान सकते हैं। दूसरा, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट। छात्रों के अनुकूलन की क्षमता, बिल्कुल मान सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल इंटेलिजेंस जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बताया था, टू एडजस्ट, मतलब इंटेलिजेंस में क्या करते हैं हम, एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन। मतलब शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, एबिलिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कोई इंटेलिजेंस में नहीं आता। देखो ये सब चीजें इंटेलिजेंस में नहीं होगी, ये शो ऑफ में होगी, ये बाहरी होगी, एक्सटर्नल होगी। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन भी यही सही होगा,
है ना। और पियाजे टास्क, पियाजे के कामों में इंटेलिजेंस की बात की गई है, वेरी गुड। तो कह सकते हैं कि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, डी भी शामिल है, बट सी नहीं शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे को सपोर्ट करती है। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन द, अच्छा, एक बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट कैसे सपोर्ट करता है, समझ रहे हो। तो कैसे करता है वही आपको पहचानना है। फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मोरली गुड, मतलब जो फिजिकली फिट हो गए वो मोरली गुड होंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जरूर थोड़ा ना कि भाई कोई अच्छा खासा फिजिकली फिट आदमी है वो बिल्कुल सही है, वो जो डिसीजन लेगा वो करेक्ट होगा, नहीं, वो गलत भी हो सकता है ना। उसका मेंटल लेवल अलग हो सकता है उसका मेंटल लेवल ठप हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत, ये तो ओपोजिशन वाली बात दी है इन्होंने। खैर आगे बढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन व्हाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट, कुछ छात्र जल्दी से जानकारी संशोधित करते हैं जबकि अन्य ही कक्षा में नहीं करते हैं, ये बात कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कितना सही है। आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट, पिछले कुछ सालों में 10 टेस्ट लिए गए हैं और उसमें छात्रों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, यानी कि जो टेस्ट हुआ है उनका IQ का टेस्ट, उसमें कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी सूट कर रहा है। नेक्स्ट, को रिलेशन बिटवीन IQs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम, ये कोई बात नहीं होती है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। देखो, सम स्टूडेंट्स क्विकली, कुछ बच्चे जल्दी से, देखो हर तरह का बच्चा होता है ना, मानते हो इस चीज को, तो एक कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जल्दी कैचिंग कर लेते हैं, कैचिंग पावर अच्छी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर थोड़ी लेट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो आप। इन्होंने ना मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुआयामी, हिंदी में आपको इसको क्या बोल सकते हैं, बहुआयामी का सिद्धांत। बहुआयामी बुद्धि यानी कि जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो बुद्धि है वो मल्टी फैक्टर के साथ जन्म लेती है, यानी कि हमारे अंदर बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल फैक्टर है या स्पेसिफिक फैक्टर है, हमारे अंदर मल्टीपल टाइम्स के जो है फैक्टर वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात ना इस थ्योरी को काफी हद तक आगे माना गया था, लेकिन क्या अब, मतलब इसमें ये चीज हुई थी कि गार्डनर ने ना कुछ 7 से 8 चीजों के बारे में बताया, यानी कि जो हमारा जो माइंड होता है उसमें 7 से 8 चीजें काम करती है, यानी कि कुल 8 फैक्टर काम करते हैं। 8 तरीके की बुद्धि किसी इंसान की हो सकती है, ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। वैसे ना गार्डनर करके आ जाता है हिंदी में, ऐसे देख लो, हिंदी में भी ऐसे ही आता है गार्डनर, क्लियर। तो जो हॉवर्ड गार्डनर है उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। ध्यान से समझना कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, मान लो कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी बात है, कोई भी विचार है, उस चीजों को सामने वाले को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट के 10 टीचर आपके सामने खड़े हैं और आप जब उन 10 टीचर से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि उन 10 टीचर्स में हर टीचर ने अपना अपना वे ऑफ टीचिंग यूज किया है, यानी पढ़ाने का तरीका यूज किया है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने वे से, ठीक है, आप दूसरे चैनल पे जाएंगे वहां पढ़ेंगे अलग तरीके से, तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बस बात इतनी सी होती है कि किसी तरीके से बच्चे को ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो तरीका बेस्ट होता है, क्लियर। तो वही चीज है, बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है कि एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। अगर आप ना एक जो पहले चीज चलती थी कि यूनी वे यूज किया जाता था, यूनी मेथड, मतलब एक ही तरीके का मेथड यूज करके पढ़ाया जा रहा है, तो अब वो चीज नहीं है। अब मॉडर्निटी इतनी आ चुकी है कि छोटे बच्चों को भी अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाता है और बड़े बच्चों का तो खैर है ही, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं सीखने के। जरूरी नहीं है कि आप किसी को सिखा रहे हैं या कोई सीख रहा है तो वो एक ही वे से सीखे, उसके अंदर बहुत सारे मतलब उसका जो माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है, वो हर तरीके से सीखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये किसी भी इंसान की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी चीज को कितना फोकस कर रहा है। तो सीखने के अलग अलग तरीके हैं, कोई
किसी चीज को हंस के सीख सकता है, खुशी से सीख सकता है, कोई इसी चीज को स्लो मोशन में सीख सकता है, कोई जल्दी सीख सकता है, कोई स्पीड कम करके सीख सकता है। तो ये लर्निंग की अलग अलग एक पेस होता है, कैपेसिटी होती है हर पर्सन की। क्लियर? चलिए, अब गार्डनर क्या कहते हैं? गार्डनर बिलीव्ड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में गार्डनर बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट थे, क्या कि थिंकिंग के, सोचने के, सीखने के, बढ़ाने के, समझाने के बहुत सारे वे हो सकते हैं, यानी बहुत सारे तरीकों से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो बात इनकी करेक्ट ही है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% करेक्ट है, बट जैसा कि अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि वन फैक्टर होता है, उससे तो काफी सही है, क्योंकि अल्फ्रेड बिने की बात तो बिल्कुल गलत थी। दूसरी हमने पढ़ी थी क्या, जो स्पीयरमैन की थ्योरी थी, उसमें हमने देखा था कि 2 फैक्टर है, वो बात काफी हद तक सही थी। बट ये जो गार्डनर का ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, इसमें बहुत सही चीजें गार्डनर ने यूज की है कि हमारे अंदर अलग अलग टाइप की लर्निंग प्रोसेसेस चलते हैं, थिंकिंग प्रोसेस चलते हैं। हम ना एक ही बात को ना 10 तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, जब आप अपना माइंड यूज करते हो तो आप एक ही चीज को, आप ऐसे भी एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप कई तरीके से देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। अब देखिए, गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब कि 8 तरीके की कैपेसिटी बताई है कि इंसान के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर पहली जो कैपेसिटी होती है, यानी पहला जो गुण होता है वो होता है विजुअल स्पेशल। विजुअल स्पेशल का मतलब कि हमारी, देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका, वो आर्टिस्ट है, या किसी भी चीज को वो एकदम से एक ही नजर में देखकर वो उस चीज को अपने माइंड में मैपिंग करता है और उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि इसमें कौन से लोग आएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट, पेंटर या फिर जो स्कल्पचर मैन होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, ये लोग क्या होते हैं, इनकी विजुअल कनेक्शन इतना अच्छा होता है जिसकी वजह से ये अपने माइंड में पूरी पिक्चर को कॉपी करके दोबारा उसको रिप्रेजेंट एज इट इज कर सकते हैं। आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं वो भी इसी में, आर्किटेक्ट जितने भी हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आपने मान लीजिए आर्किटेक्ट को बोला कि इतने इतने रूम्स बनाने, तो आपको बता देगा कि इतने एरिया में इतने रूम्स बन पाएंगे, या कितना जो है कि इतने BHK का बना सकते हैं। ये सारी चीजें आर्किटेक्ट बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कौन सा माइंड अच्छा है, विजुअल स्पेशल उनका अच्छा, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर है। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक वर्बल। अब देखिए, लिंग्विस्टिक वर्बल का मतलब कि किसी पर्सन की, मान लीजिए भाषा अच्छी है। अब देखो, भाषा सिंबॉलिक भी हो सकती है, और जो हम लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, हमारी बोलने की, देखो जैसे मैं एक टीचर हूँ, जितने भी टीचर होते हैं मोस्टली जो उनका प्रोफेशन होता है वो बोलने का होता है, मतलब सामने वाले को समझाने का। सामने वाले को आप अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, तो एक टीचर का प्रोफेशन एक ऐसा पर्सन जिसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, लाइक न्यूज रिपोर्टर। अब न्यूज रिपोर्टर भी क्या करते हैं, न्यूज बहुत अच्छे से सामने वाले तक डिलीवर करते हैं कि सामने वाले को जो देखेगा टीवी, उसको अच्छे से न्यूज डिलीवर हो जाएंगी, वो समझ पाएगा कि क्या एसेंस है न्यूज का। यानी कि इसमें अगर मैं बताऊं कौन से प्रोफेशन आ सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर हम कह सकते हैं, या फिर ये जो शायर वगैरह होते हैं, है ना, जो प्रोफेशनल शायर कह लीजिए या नॉन प्रोफेशनल, तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी भाषा का बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन, मतलब ये खेल सकते हैं वर्ड्स के साथ। तो वर्ड्स को कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये लोग भी कर सकते हैं। पोएट, कवि जो होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो मतलब एक से, मतलब मल्टीपल प्रोफेशन आते हैं इसके अंदर, चाहे आप पोएट कह लो, शायर कह लो, न्यूज रिपोर्टर कह लो, टीचर कह लो। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल कैपेसिटी इन लोगों के अंदर होती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का देखो थोड़ा सा ये चीज, इस चीज को आप अच्छे से समझना। इंटरपर्सनल क्या होता है, मान लीजिए आप सोसाइटी में है और आपको 4 लोगों के साथ बात करनी है, या फिर आप ना इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको 4 लोगों के साथ बात करनी है, 4 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो आपको क्या, उसमें क्या चीज आप सीखते हैं कि आपने सामने वाले के थॉट्स को, एक्सप्रेशन को समझा, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश की, और फिर अपने भी ओपिनियन को उसको समझाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आइडियाज, थॉट्स का, ओपिनियंस का डिलीवर हुआ है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हुए हैं। और दोनों लोगों की, अगर मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा।
देखो इंसान ना कभी भी कहते हैं ना कि डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। तो अगर कोई कितना भी होशियार है ना, अगर वो चार लोगों के बीच में बैठता है तो कुछ ना कुछ नई चीज सीखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि अच्छा सीखेगा या बुरा सीखेगा, बट वो नई चीज सीखेगा डेफिनेटली। तो इंटरपर्सनल का क्या मतलब है कि जब जब कुछ 4-5 लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या डिलीवर कर रहे हो, थॉट, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ बात करने में एक्सपर्ट हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, अंतर व्यक्तिक करके आ जाता है हिंदी में, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल। यही तो वर्ड है, मतलब इन दोनों वर्ड में ना इतनी कंफ्यूजन है लोगों को कि मतलब PYQ या फिर जब एग्जाम में आता है तो लोग इतने कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, पढ़ के तो जाते नहीं है कॉन्सेप्ट। अब वो PYQ में क्या समझ में आएगा आपको, ठीक है, कंसेप्ट जब तक नहीं पता होगा। इंटरपर्सनल और इंट्रा बस कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ये ER और RA का चेंज है। इंटरपर्सनल का मतलब है कि आपके सामने क्या होना चाहिए, मतलब आप चार लोगों के बीच इंटरैक्ट कर रहे हो। बट जो इंट्रापर्सनल है, इंट्रा का मतलब होता है इंटरनल। जैसे इंटरनल लोग होते हैं ना, कुछ इंटरनल फीलिंग्स होती है, मतलब हम अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, और हम किसी चीज को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम खुद के लिए क्या सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, यानी कि जो लोग लिखने का काम करते हैं, चीजें जैसे शायर वगैरह होते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो ये सब लिखना एक ऐसी स्किल है जिसमें कि वर्ड्स को सोचना पड़ता है कि वर्ड्स कौन से लिखने चाहिए। या जो कवि होते हैं ना, पोएट वगैरह, तो उनके अंदर भी कौन सी स्किल है, इंट्रापर्सनल, यानी कि पहले उन्होंने खुद का विकास किया, खुद को स्किल्स को समझा है, और आफ्टर दैट उनकी कौन सी स्किल का डेवलपमेंट हुआ है, इंट्रापर्सनल स्किल का। क्लियर है? तो इंटरपर्सनल जब आएगा, जब इंटर लिखा हो तो ध्यान से समझना, आप क्या कर रहे हैं, चार लोगों के बीच सीख रहे हैं। बट जब आएगा इंट्रा तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इंट्रा में क्या आएगा कि आप खुद के साथ टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो और खुद से क्या सीख रहे हो। क्योंकि सेल्फ टाइम देना, मतलब एक होता है ना कि अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है, तो नहीं तो बीच बीच में हम कहीं रुक जाया करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल। देखो अब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनका माइंड ना लॉजिकल और मैथमेटिकल होता है। लॉजिकल इन द सेंस कि ना उनका टेक्निकल माइंड होता है, और ऐसे लोग ज्यादातर मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं। जरूरी भी नहीं है जाए, बट जाते हैं मोस्टली। तो ऐसे लोगों का माइंड लॉजिकल चीजों में ज्यादा चल रहा है, मतलब वो लॉजिक लगा रहे हैं कि अच्छा इसको मैं ऐसे करूँ तो ऐसा भी हो सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी कि वही इंजीनियरिंग में यही सारा होता है, प्रैक्टिकल होता है सारी चीजें। तो ऐसे लोग, इनका प्रोफेशन मोस्टली क्या होता है, जैसे इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर हो गए, तो और भी जितने भी चीजें लॉजिक से की जा सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, तो जितने बड़े बड़े डिसीजन मेकर होते हैं या फिर ऐसे साइंटिस्ट होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह आ सकते हैं, इसमें हम डॉक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कर तो वो भी प्रैक्टिकली रहे हैं ना, डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, सारी चीजें सोच समझ के, तो टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे स्किल्स जो आते हैं वो लॉजिकल और मैथमेटिक लोगों में आते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल। ठीक है, म्यूजिकल, देखो म्यूजिकल माइंड किसका हो सकता है, मतलब जिसमें सुरों को समझने की और उन सुरों को, मतलब गाने की एक अच्छी कैपेसिटी होती है, सुर में गाने की, देखो गाते तो सभी है, सुर में गाने की एक क्षमता होती है। तो ऐसे लोग ज्यादातर किस उस माइंड के होते हैं, म्यूजिकल माइंड के। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिंगर्स ले लो, कोई भी सिंगर ले लो आप, उनका माइंड ऐसा होता है, म्यूजिकल। नेक्स्ट है बॉडीली देखो काइनेटिक एनर्जी तो आपने सुनी होगी ना, तो बस उसी टाइप की एनर्जी जब बॉडी में किसी के ज्यादा होती है तो वो इंसान कैसा होता है, वो इस टाइप का पर्सन होता है, मतलब उसका प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें मूवमेंट करवाता है। लाइक जितने भी जिम्नास्ट होते हैं या जो योगा ट्रेनर हैं, जो मतलब इन चीजों पे बॉडी के मूवमेंट को सिखा रहे हैं, बॉडी को मतलब फिट करना सिखा रहे हैं, या जितने भी जिम में ट्रेनर्स होते हैं उनको हम किस प्रोफेशन में डाल देंगे, इस प्रोफेशन में। तो इस तरीके की बुद्धि जिनके पास होती है वो क्या होते हैं, योगा स्पेशलिस्ट, जिम्नास्ट, या फिर कोई फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरलिस्टिक। अब ना कुछ लोग आपने देखे होंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ऐसे लोग आगे जाके सोशल वर्कर बनते हैं, या फिर सोसाइटी में नेचर को कंजर्व करवाने का मतलब एक मैसेज देते हैं कि हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, हमें थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक होना चाहिए। तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन कैसा होता है, ऐसे लोगों का प्रोफेशन होता है नेचर वर्कर का या सोशल वर्कर का, जो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और नेचर को अपना मानते हैं।
साथ ही लोगों को भी क्या करते हैं, मैसेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टोटल इंटेलिजेंस हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही बात किसने कही थी, बस यही बात कही थी किसने, गार्डनर ने। क्लियर है? ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। अब जैसे लिंग्विस्टिक में लिंग्विस्टिक में क्या है, लिंग्विस्टिक में तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमारा जो फर्स्ट इंटेलिजेंस है गार्डनर का, उसमें हमने क्या देखा कि स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। क्या बताया था मैंने लैंग्वेज का, लिंग्विस्टिक में क्या बताया था कि लैंग्वेज का ही तोड़ मरोड़। ठीक है, लैंग्वेज का ही क्या है, इसमें प्लस माइनस है, मतलब किस किस वर्ड को कैसे यूज करना है, किस सेंटेंस को कैसे यूज करना है, दिस इज द स्किल ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। देखो लिंग्विस्टिक में प्रोफेशन आप देख सकते हो, जैसे कि रीडिंग, देखो हम रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, इसमें मेन रोल किसका होता है, द मेन रोल इज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मेन रोल है, और इसी वजह से हम ये सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया है, आपको मैंने जितने भी प्रोफेशन है वो बता दिए हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम प्रोफेशन इसमें ले सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर। देखो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, अब कैसे आता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनमें से कौन सी विशेषता न्यूज रिपोर्टर की है, या इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर की कौन सी स्किल यूज होती है। तो उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लिखा रहेगा, तो आपको पहचानना है कि न्यूज रिपोर्टर किस में आ जाएंगे, यानी उनकी इंटेलिजेंस का टाइप क्या है, लिंग्विस्टिक। क्लियर है? चलिए, न्यूज रिपोर्टर। सेकंड आप लिख सकते हैं पोएट। ठीक है, पोएट वगैरह आ जाएंगे इसमें, रीडर्स जो होते हैं वो आ जाएंगे, राइटर्स वगैरह होते हैं, बुक राइटिंग करते हैं जो, बुक राइटर्स। मतलब इस टाइप के जो प्रोफेशन है वो इस कैपेसिटी को बिलोंग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। डिस्कशन में डिबेट वगैरह, अब देखो डिबेट्स होती है जैसे कई बार, तो उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी नॉलेज या उनका स्किल क्या होता है, लिंग्विस्टिक पर्पस से। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब द सेकेंड वन इज लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये अभी हमने पढ़ा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें होते हैं, जिसमें साइंटिफिक तरीके से सोचना होता है, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग होती है। या हम बात करें कि एक ऐसी कैपेसिटी जिसमें कि हम प्रूवन करने में लगे हुए हैं, मतलब कोई चीज प्रूव कर रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक लगा रहे हैं, उसके पीछे रीजनिंग लगा रहे हैं, मैथ्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें होती है, ये किस माइंड में होती है, लॉजिकल माइंड में। अब ऐसे लोग कौन होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे डॉक्टर्स हो जाएंगे ना, डॉक्टर्स, और क्या होंगे, इंजीनियर्स वगैरह हो जाएंगे। तो ये सारे जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, ये सारे वो प्रोफेशनलिस्ट, इनके अंदर कौन सा माइंड होता है, लॉजिकल इंटेलिजेंस माइंड। अब इनके अंदर म्यूजिक माइंड हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन इनके अंदर ये माइंड तो होता ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आया था अभी, एक क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट उसमें ये पूछा था कि जो हार्वर्ड गार्डनर का ये जो सिद्धांत है, ये थ्योरी है, इसके अंदर ना इन्होंने कहा है कि 8 तरीके की बुद्धि दी है, और इन्होंने कहा है कि जो 8 तरीके की इंटेलिजेंस है, ये अलग अलग आदमी में अलग अलग है। तो क्या आप बताओ, आप इस चीज को जस्टिफाई करते हो? नहीं भाई, अगर ये डॉक्टर इंजीनियर्स है, तो हो सकता है ना कि इनको सिंगिंग भी आती है, इनको डांसिंग भी आती है, हो सकता है कि इनकी राइटिंग अच्छी हो सकता है इनका भाषा पे भी कमांड अच्छा हो। तो भाई कोई डॉक्टर है, मान लीजिए वो अपने फ्री टाइम पे बुक लिखने का काम करता है, तो वो क्या हो गया, बुक राइटर भी तो हो सकता है भाई, बुक राइटर भी हो सकता है ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर भी मल्टीपल स्किल है, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं बाकी चीजें भी कर लेती हूँ। तो यानी कि क्या कहने का मतलब है कि एक इंसान के अंदर मल्टीपल स्किल हो सकते हैं। तो ये जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी, इसका क्रिटिसिज्म इसी चीज में था कि इन्होंने ना हर इंसान, मतलब बताया ठीक है कि सबके अंदर कोई ना कोई स्किल है, बट इन्होंने एक चीज को पीछे छोड़ दिया कि एक इंसान के अंदर मल्टीपल स्किल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज पे थोड़ा सा उनका क्रिटिसाइज किया गया था। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक इंसान है जिसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, तो उनकी सेंसिटिविटी होगी, यानी कि वो म्यूजिक को, सुरों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल, मतलब क्या प्रोफेशन आएगा, कौन से प्रोफेशनल होंगे इसमें होंगे सिंगर,
ठीक है, सिंगर, कंपोजर वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी भी सिंगिंग कैपेसिटी है, इनको सुरों की समझने की क्षमता अच्छी है। तो अलग अलग लोग जो सुरों से जुड़े हुए, सिंगिंग टीचर इसमें हो सकता है। तो ऐसे लोगों का जो इंटेलिजेंस होगा वो किस लेवल का होगा? म्यूजिकल लेवल का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। क्या बताया था मैंने इसमें कि इसमें या तो कोई भी पर्सन अपने होल पार्ट को यूज करेगा, या फिर वो क्या करेगा, ही और शी विल यूज हिज एनी पोर्शन ऑफ हिज बॉडी, मतलब अपनी बॉडी का कोई पोर्शन यूज करेगा या फिर पूरे बॉडी को यूज करेगा, मूवमेंट करवाएगा या करवाएगी। तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन मोस्टली क्या होता है? जिम्नास्ट वगैरह या फिर योगा ट्रेनर। ठीक है, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, क्लियर, या फिर जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर। तो ऐसे लोगों का माइंड जो है वो कैसे काम करता है इस इंटेलिजेंस के अंदर। क्लियर है? चलिए, तो आपको ना प्रोफेशन सिलेक्ट करने हैं, आपको इंटेलिजेंस सिलेक्ट करना है और सीधा मार्क कर देना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अरे ये तो हो गया है, कोई बात नहीं। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी की काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बाद अब जो 6 नंबर पे है वो है क्या? इंटरपर्सनल। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर बिहेवियर, किसी सामने वाले पर्सन के बिहेव को समझना। अच्छा, ऐसा स्किल किसके अंदर होगा जनरली? भाई इंटरपर्सनल स्किल किसके अंदर होगा? जो सामने वाले के माइंड को पढ़ सकता है। लाइक कौन हो जाएंगे? साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक, या फिर इसमें कौन हो सकते हैं? फिलोसफर हो सकते हैं। ठीक है, फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, जो सामने वाले के माइंड को पढ़कर बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, तो ऐसे लोगों को कंसिडर किया जाता है किसमें? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंडर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ओन फीलिंग्स, मोटिव, डिजायर्ड, इमोशंस, मतलब जब हम अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अब देखो, जिस पर्सन ने खुद के बारे में समझ लिया है ना, वो पर्सन क्या करेगा, वो एक तरीके से सामने वाले को भी बता सकता है कि ठीक है, एक्सप्रेस अच्छा कर सकता है। ठीक है, उनकी एक्सप्रेशन जो पावर होती है, एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पोएट वगैरह। ठीक है, पोएट हो गए, राइटर्स वगैरह, जो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जितनी भी चीजें उनके वर्ड्स में जो ओपिनियंस चल रहे हैं उनको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो पूरी कैटेगरी है, ये कैसे स्किल्स लेके आती है? इंट्रापर्सनल स्किल या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोबारा बता रही हूं, इंटरपर्सनल, इंटर याद रखना और इंट्रा। ठीक है, दोनों के बीच कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हिंदी में आप एक बार देख लेंगे, जब आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश यही करिए कि ये जितने वर्ड्स होते हैं ना, थोड़ा टिपिकल उनको इंग्लिश में करें, क्योंकि हिंदी में ये और भी खतरनाक लगेंगे। ठीक है, हिंदी में तो इनका हिंदी वर्जन तो आपको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरलिस्ट। अब देखो, नेचुरलिस्टिक लोग कौन होते हैं? जिनका नेचर से कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेचर के लिए वो अवेयर रहते हैं और सामने वाले को भी अवेयर करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग सोशल वर्कर्स कह सकते हो, ऐसे लोग नेचर प्रोटेक्टर वर्क करते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट में जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट में जितने वैकेंसी वगैरह आती है, तो ऐसे लोग, इनका जो माइंड है वो नेचर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। तो सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी वो किसी को देखना पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड, प्रकृति उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। क्लियर है? तो ऐसा भी एक तरीके का इंसान है जो जिसका माइंड ऐसे काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज को हम डिस्कस करेंगे जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आप सबको रहती है, क्रिटिक्स। अब देखो, क्रिटिक्स क्या होते हैं, आप लिख लो, आलोचना। ठीक है, आलोचनाएं हो सकता है बेसिकली। ठीक है, क्रिटिक्स मतलब कि जब किसी साइकोलॉजिस्ट के या किसी फिलोसफर की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है, यानी कि उसकी थ्योरी को क्या है,
प्रॉपरली उसकी थ्योरी को 100% एक श्योर नहीं माना गया कि भाई ये फॉर श्योर थ्योरी है या ये एक बढ़िया गुड नहीं परफेक्ट थ्योरी है, परफेक्ट नहीं बताया गया है, कुछ ना कुछ इसमें क्रिटिसाइज करके पॉइंट्स क्रिटिसिज्म निकाले गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, MI थ्योरी इज सिंपली कॉमन सेंस एंड रादर देन इंटेलिजेंस इज दे रेफर टू अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स। एक चीज समझने की कोशिश करना, MI क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, मल्टीपल इंटेलिजेंस इज सिंपली कॉमन सेंस। अब देखो इन्होंने कहा है कि ये एक जो थ्योरी दी गई है गार्डनर की, उसमें सिंपली कॉमन सेंस है और रादर देन इंटेलिजेंस। मतलब अगर गार्डनर ये बता रहे हैं कि अलग अलग पर्सन में किसी में म्यूजिक को सेंस करने की एबिलिटी है, किसी में नेचर को सेंस करने की एबिलिटी है, किसी में बोलने की एबिलिटी है, तो ये सब चीजें तो कॉमन भी हो सकती है ना, एक इंसान के अंदर भी हो सकती है। भाई जरूरी तो नहीं कि एक प्रोफेशन में दूसरा प्रोफेशन नहीं आ सकता, उसके अंदर स्किल नहीं आ सकते बेसिकली, तो आ सकते हैं भाई, किसी के अंदर कितने भी गुण हो सकते हैं, मल्टीपल स्किल भी हो सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। तो ये चीज तो टोटली गलत है, यानी कि क्रिटिसाइज, देखो क्रिटिसिज्म तो बनता ही था ना, जब ऐसी थ्योरी आप निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसके अपोजिशन में तो लोग आएंगे ही। खैर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है द थ्योरी इज नॉट वैलिडेटेड बाय रिसर्च। इस थ्योरी को वैलिडेट नहीं किया गया है, यानी कि रिसर्च जब इस थ्योरी पे की गई है तो उसको जो है वैलिडेशन, कोई भी प्रूफ, मतलब इस चीज को कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, देखो 2007 में एक रिसर्च हुआ था, उसमें कॉग्निटिव रिसर्च हुआ था, मतलब स्टडी की गई थी लोगों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी कि लोगों के बुद्धि के ऊपर स्टडी की गई थी, रिसर्च किया गया था। उनसे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन लिए गए थे, इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें ये पता लगाया गया कि गार्डनर की जो थ्योरी है जिसका नाम क्या है, MI, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, क्या ये जो थ्योरी है वो वैलिडेट है या फिर ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस थ्योरी को पूरी तरीके से रिसर्च में तो मना किया गया या नेग्लेक्ट कर दिया गया, और न्यूरो साइंस वालों ने भी कहा कि नहीं भैया ये थ्योरी तो पूरी तरीके से गलत है। पूरी तरीके से गलत क्यों है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 8 टाइप्स के हमारे इंटेलिजेंस है, वो 8 लोगों के अंदर अलग अलग है, और जो मैं कह रही हूँ वो मतलब पूरी तरह सच नहीं है, बट आप सोच के देखो कि एक इंसान के अंदर बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं। समझ में आई चीज। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया किसकी थ्योरी को, गार्डनर की थ्योरी को। चलिए ये थे हमारे, एक चीज और, ये जितनी भी मैंने थ्योरीज करवाई है ना 2 पार्ट्स में हुई है, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में करते तो काफी लंबा जाता और छोटा वीडियो हम बना नहीं सकते। इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख के ना आप नोट्स बनाना, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज, एक्स्ट्रा थ्योरी कोई नहीं है इसमें, सारी की सारी थ्योरी ऐसी है जिसमें से कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और अभी भी रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो ही जाते हैं, तो छोड़ना कुछ नहीं है। देखो हम छोड़े क्यों, छोड़ने को तो देखो बहुत कुछ चीजें, आप गाइड देख लो फिर तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ नोट्स के थ्रू पढ़ने का फायदा यह है कि आप चीजों को समझ रहे हो कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की और। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग। ये बिल्कुल हमने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इसको किया था, कोलबर्ग की जो थ्योरी थी। तो इसमें क्या माना जाता है, तो कोलबर्ग ने क्या किया था, पहली बात तो कोलबर्ग किस थ्योरी को जो है एक्सेप्ट करते हैं या एम्फसाइज करते हैं। जैसे द फिजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन गुडनेस और बैडनेस। फिजिकल कंसिक्वेंसेज यानी भौतिक परिणाम बिल्कुल भी नहीं। कोई फिजिकली फिट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मॉरलिटी में भी अच्छा हो या बुरा हो, वो डिपेंड करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओबेइंग रूल्स शुड ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इन रिटर्न। नियमों का पालन करने से किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, जरूरी तो नहीं है ना कि सब बेनिफिट के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं, भाई रूल्स है, रूल्स आर रूल्स। चलिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर फिक्स्ड रूल्स मस्ट बी एस्टैब्लिश ऑन ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए और उनको फॉलो अप करना करेक्ट है, तो ये भी सही है। मॉरल डिसीजन शुड बी मेड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक। देखो अगर सोसाइटी में रहना है तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है हमारे कोलबर्ग की थ्योरी को, तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो फिजिकल शारीरिक हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें इनमें से क्या नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग नॉट की वजह से कंफ्यूज रहते हैं और नॉट तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो नॉट पढ़ लेना, इनमें से कौन सा नहीं है देखते हैं। चेंजेस इन बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शंस, भाई ये तो है, भाई ये तो है ना, बॉडी के साइज और शेप में चेंज होगा। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटी, ये भी होगा। चेंजेस इन इमोशनल कम्युनिकेशन, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, ये भी होगा, ठीक है। तो चेंजेस इन इमोशनल यानी कि संवेगात्मक, इमोशंस का फिजिकल अपीयरेंस से कोई संबंध नहीं है, इमोशन रिलेट करता है हमारे माइंड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कोर्स कह लो या सीक्वेंस कह लो, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इज फिक्स्ड एट बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते ना कि जन्म के समय ही पता लग जाएगा कितना डेवलप करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन बी ऑल्टर्ड विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, पर्यावरण से हेल्प मिलने के बाद हो सकता है, चलिए इसको भी देखते हैं। इज यूनिफॉर्म एंड फॉलोज द सेम पेस, एक समान सभी का विकास होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड ऑप्शन तो टोटली गलत है। पूरी तरह से इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल सिंस इट इज डिसऑर्डरली, पूरी तरीके से अप्रत्याशित है, अव्यवस्थित है, ये भी बात सही नहीं बैठ रही है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, देखो कुछ हद तक तो बचपन में पता लगा लिया जाता है कितना बच्चा ये डेवलप करेगा। तो दोनों जब चीज नेगेटिव हो गई तो उसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ना बर्थ वाली जो चीज लिखी हुई है, अगर ये लिखा होता कि बर्थ के टाइम थोड़ा बहुत फिक्स हो जा सकता है तो उसको हम मान सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कंप्लीटली फिक्स है, इसको भी आउट करो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि आप किसी के भी विकास को पर्यावरण या एनवायरनमेंट की हेल्प से और ज्यादा अच्छा करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी के मानसिक विकास को मतलब उसमें रोल प्ले नहीं करेगा। पहला एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के बाद है लैंग्वेज, बायोलॉजिकल मैचुरेशन। अब एक बात समझ लो, क्या पूछा है इन्होंने, कॉग्निटिव, ठीक है, यानी कि मानसिक विकास, आप हिंदी में पढ़ लेना संज्ञानात्मक विकास। इसमें एक्टिविटी का दिया है इन्होंने, एक होता है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज करना, डिस्कवरी। अन्वेषण का मतलब यहाँ पर आप हिंदी में भी अगर आपको समझना है तो यहाँ पर खोज लिख लेना आप, ठीक है, यानी कि डिस्कवरी। थर्ड है भाषा, फोर्थ है बायोलॉजिकल मैचुरेशन। इनमें से कौन प्रभावित नहीं करता है मानसिक विकास को, नहीं पूछा है ना इन्होंने, नॉट, हाँ नहीं। तो एक्टिविटी क्या मानसिक विकास को प्रभावित करती है? खोज, देखो खोज तो करती है डेफिनेटली, जितना हम डिस्कवरी करेंगे उतना ज्यादा हमारी मानसिक विकास होगा। बायोलॉजिकल जैविक परिपक्वता, हाँ बिल्कुल करती है, ये भी करती है। अब बात करेंगे एक्टिविटी और भाषा की। भाषा, हाँ भाषा भी करती है डेफिनेटली, है ना, लैंग्वेज भी करेगी, जैसा हम भाषा सीखते हैं उसका काफी हद तक कॉग्निटिव पे इफेक्ट पड़ता है। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा मानसिक विकास पर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की जो थ्योरी थी उसमें क्या मेजर क्रिटिसाइज किया गया है, देख लेते हैं। ही डिड नॉट कंसिडर चिल्ड्रन एज एक्टिव बीइंग, उन्होंने बच्चों को एक्टिव नहीं कंसिडर किया। He gave too much importance to the role of language in cognition. He did not take into account the influence of culture and society. ठीक है, ये जो था ना ये पियाजे ने नहीं किया था। और क्या पूछा इसमें, वन ऑफ द मेजर, ये तो किया था ना, ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं क्योंकि कल्चर और सोसाइटी तो नहीं था उनमें। नेक्स्ट है, ही लेड टू मच एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड, ये भी नहीं था। तो उनका जो मेन उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, एक तो बच्चों को एक्टिव माना भी था उन्होंने, ही गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज, लैंग्वेज को सपोर्ट किया था, ये भी बात सही है। ये गलत है, उनकी बात गलत है का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे ना हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही बड़े होते हैं, उनका एनवायरमेंट का रोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइज, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं, हलवा क्वेश्चन आ गया बीच में। चलो ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, वैसे कोई बात नहीं। फर्स्ट सोसाइटी मैंने क्या बताया था आपको, प्राइमरी में कौन आती है, फैमिली आती है हमारी। तो जहां भी फैमिली देखो आंख बंद करके लगाना, फैमिली इज द आंसर, प्राइमरी है ना ये, हाँ। तो प्राइमरी में क्या आ जाएगा, फैमिली। लाइब्रेरी, स्कूल, ये सब सेकेंड एजेंसी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज
तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन रीजन हाइपोथेटिकली एंड डेवलप कंसर्न्स अराउंड सोशल। किस स्टेज में बच्चे जो है वो रीजनिंग कर पाते हैं और सामाजिक, अच्छा, सोसाइटी के जितने कंसर्न्स हैं उनसे किस स्टेज में करते हैं। देखो यहाँ पर ना बच्चा थोड़ा सा रीजनिंग लगा रहा है और सोसाइटी के कंसर्न, सोसाइटी के इशू देख रहा है, तो सेंसरी मोटिव्स तो कट कर दो इसको, प्री ऑपरेशनल भी कट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि जब बच्चा लॉजिकली सीखता है और क्या करता है, रीजंस डेवलप करने की कोशिश करता है अपने अकॉर्डिंग। वो ये नहीं मानता सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या रूल है, वो कहता है कि भाई ये सोसाइटी में गलत हो रहा है, इससे लोगों की खुशी बर्बाद हो रही है, तो ये चीज सही नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लगा लेना इन क्वेश्चंस को, और लास्ट वीडियो जरूर देख लेना उसमें, और इस मतलब दोनों की कंबाइंड वीडियो देखकर नोट्स बना लेना प्रॉपरली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए मैंने आपको इसको बार बार मैं इस वर्ड को बोल रही हूँ। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, मोटिवेशन वगैरह चैप्टर जो भी कुछ बचे हुए हैं उनके साथ हम क्या क्या करेंगे, हम कंसेप्ट। देखो अभी तक ना हमारे जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजों में जैसे कि थ्योरीज थी, बहुत सारी थ्योरीज कौन कौन सी थी, लाइक तुम्हारा पियाजे की थ्योरी थी, और कोलबर्ग की थ्योरी थी, वाइगॉस्की की थ्योरी थी। उसके बाद हमने कुछ इंटेलिजेंस थ्योरी की। यानी कि थ्योरीज जो जितनी भी आपने 10-15 थ्योरीज कर लिया ना, ये मतलब इनसे क्वेश्चन 2 से 3 ज्यादा भी आते हैं, कभी कभी तो 5 नंबर में भी आता है, बट आप ज्यादा ना मानो तो 1, 2, 3 तो मान के चलो। तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी छोड़ने वाले टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी, जिसमें आप सिंपली थोड़ा बहुत कर लो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उनसे आता भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है, थ्योरीज हो चुकी है, और इसी तरीके से हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू रखेंगे। और आप ना कॉन्स्टेंट रहना, क्योंकि क्या करते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार आधे घंटे की वीडियो है या 1 घंटे की है, तो उसमें क्या है, बहुत टाइम लगेगा हमें सीखने में। लेकिन आप एक चीज को सोच के देखो, जब आप डिफरेंट काइंड की मार्केट में बुक्स देखते हो, तो वो बुक्स इतनी मोटी जो बुक्स होते हैं उसमें आप जब जो फ्रेशर बच्चा होता है या फ्रेशर स्टूडेंट होता है, उसको नहीं समझ में आता कि मैं पढ़ूं क्या। मान लीजिए एक चैप्टर 15 पेजेस का गिवन है एक बुक में, और वो इतनी मोटी बुक है, बहुत सारी मार्केट में ऐसी बुक्स है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, फिर तो आप ना क्या करोगे, आप ऐसा टारगेट सेट करोगे कि एक एक चैप्टर में 2-2 दिन में निपटा देता हूँ, बट 2 दिन की जगह 5 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो मेन चीज ना, हमें देखो पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। छोड़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें लीव कितना करना है, कौन सा सेगमेंट पेपर में नहीं आता है, क्लियर है। तो आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ो। बुक्स को ना एज आप असिस्टेंट की मदद ले सकते हो, तो वो सारी चीजें साइड बाय साइड हेल्प करेगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप क्वेश्चंस करो, कंसेप्ट करो, और बस कुछ ही वीडियोस लगेंगी, 25-30 वीडियोस में आपको मैं पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंप्लीट करवा दूंगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्या कर सकते हो, डाउट और आपकी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में आप ले सकते हो, हम उसके आंसर आपको कर देंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ऐसे ही एंथुजियास्टिकली पढ़ेंगे, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू सो मच।